और यूक्रेन के बीच 45 दिनों से भीषण युद्ध जारी है और रूसी सैनिकों की तरफ से क्रामातोर्स्क स्टेशन पर मिसाइल से अटैक किया गया। इस हमले में 5 बच्चों समेत 52 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी लोगों का डोनेस्क से रेस्क्यू होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रूसी सेना का हमला हो गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का उल्लंघन भी बताया है। और अमेरिका ने रेलवे स्टेशन पर हुए रूसी हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट करके ये कहा कि यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रूसी बर्बरता हुई, यहां से नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा रहा था। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना के समर्थन से विद्रोही लुहांस्क के कई इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने वहां मौजूद यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर उस पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूस ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। यही नहीं, इस वीडियो में रूस के सैनिक दुश्मन सेना पर बम बरसाते भी दिखाई दिए। रूस के इन हमलों की वजह से उस इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया। कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वहां के एक दूसरे इलाके में रूसी सैनिकों का काफिला नजर आया, जिसमें कई टैंक भी दिखे। लुहांस्क में रूस के समर्थन वाले विद्रोही भी इस जंग में यूक्रेन को तबाह करने में जुटे हैं। उधर जंग के 44वें दिन पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रामातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। और यह हमला उस वक्त हुआ जब क्रामातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। भीड़ में ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। लेकिन तभी 2 मिसाइलें स्टेशन से टकराईं, जिन्होंने वहां तबाही मचा दी। इस रॉकेट हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनकी यूक्रेन की सेना के जवान मदद करते दिखे। रेलवे स्टेशन से रॉकेट टकराने के बाद वहां काले धुएं का गुबार उठने लगा, जो आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। हमले के बाद की तस्वीरों ने तो लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक तस्वीर में खून से सने प्लेटफॉर्म पर कई लोगों के शव पड़े दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन पर लोगों का सामान बिखरा नजर आया। यही नहीं, एक तस्वीर में वहां एक मिसाइल भी पड़ी नजर आई, जो स्टेशन के बाहर जमीन से टकराने के बाद भी फटी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी मिसाइल भी वहां फट जाती तो वहां इससे भी बड़ी तबाही मचती। रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले का आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाया और आरोपों को सच साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में 2 मिसाइल आसमान में बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि क्रामातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को तोचका यू मिसाइल से निशाना बनाया गया और ये दोनों मिसाइलें डोनेस्क के एक इलाके से दागी गई थी। क्रामातोर्स्क पर हुए भीषण हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। इस हमले के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है और रूस इसे जेलेंस्की की साजिश करार दे रहा है। इस आरोप और प्रत्यारोप के पीछे की वजह तोचका यू नाम की वो मिसाइल है, जो कभी सोवियत संघ की बड़ी ताकत हुआ करती थी। इसलिए इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि रूसी सेना जंग के पहले ही दिन से उनके देश के नागरिकों को निशाना बना रही है। Russian military hit the railway terminal in the city of Kramatorsk. हालांकि यूक्रेन के लगाए आरोपों को रूस की तरफ से खारिज कर दिया गया। रूस ने दावा किया कि तोचका यू मिसाइल सोवियत संघ के वक्त की मिसाइल है, जिसे सिर्फ यूक्रेन की सेना ही इस्तेमाल करती है। रूस ने आरोप लगाया कि इससे पहले 14 मार्च को यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क के एक इलाके में इससे हमला किया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। और यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले के 45 दिन हो चुके हैं, जिसमें यूक्रेन के कई सारे शहरों में भारी बमबारी हुई है, तबाही हुई। 24 फरवरी से अब तक अकेले चर्निव में 700 लोगों की रूसी हमले में मौत हो चुकी है और जिसमें आम नागरिक और सैनिक दोनों शामिल हैं। चर्निव में 40 नागरिक लापता हैं, जबकि करीब 70 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। बुचा की आग अभी बुझी भी नहीं थी और यूक्रेन ने रूस के उससे भी ज्यादा बर्बरता बोरोद्यांका में ढाने का दावा कर दिया। अभी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ही हुआ है और वहां की महज 2 इमारतों के मलबे के नीचे से 26 शव बरामद किए गए हैं। इसलिए खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस की सेना ने बोरोद्यांका में
जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, लोगों को उनके मकानों के मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए बोरोदियांका का सच क्या है, यह जानने के लिए न्यूज़ 18 खुद वहां पहुंचा और हमारे कैमरे में तबाही का जो मंजर रिकॉर्ड हुआ उसमें हर तरफ खंडहर ही खंडहर बने नजर आए। मकान मलबे में तब्दील दिखे और बड़ी बड़ी इमारतें जिंदा लाश की तरह नजर आईं। एक इमारत तो ऐसी दिखी जिसके रूस के हमले में 2 टुकड़े ही हो गए। उसका एक हिस्सा कालिक में पुता था तो दूसरा बिल्कुल जर्जर हो चुका था, लेकिन बिल्डिंग के बीच का हिस्सा तो बचा ही नहीं। बताया गया कि जब बोरोदियांका के इस इलाके में हमले का अलर्ट देता सायरन बजा तो कई लोग बिल्डिंग के नीचे बने बंकर में जा छिपे, लेकिन मिसाइल उनके ऊपर आकर ही फट पड़ी। मेरे पीछे एक भारी भरकम बिल्डिंग थी जो बीच से टूट गई है। एक मिसाइल हमले में बीचों बीच बिल्डिंग टूट गई। यूक्रेन का कहना है कि इन इमारतों के आसपास उसकी सेना का कोई अड्डा नहीं था, जिसका मतलब साफ है कि रूस का टारगेट यूक्रेन के निहत्थे लोग ही थे। यही वजह रही कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि बोरोदियांका में रूस ने बुचा से भी ज्यादा क्रूरता की। वहां आम लोगों के घरों पर हमले किए गए और 1 हफ्ते तक लोग मलबे में तड़पते रहे, जिनके अब जिंदा होने की उम्मीद न के ही बराबर है। А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше. यूक्रेन का कहना है कि अभी तो राहत बचाव का काम शुरू ही हुआ है और बोरोदियांका में महज 2 रिहायशी इमारतों के मलबे से 26 लोगों के शव बरामद हुए। जैसे जैसे मलबा हटेगा उसके अंदर दफन रूस के कत्लेआम के सबूत परत दर परत बाहर निकलेंगे। असल में 1 हफ्ता पहले कीव के पास बुचा शहर से रूस की सेना के कब्जा छोड़ने के बाद वहां सड़क पर आम लोगों के शवों की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से पूरी दुनिया सन्न है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि जब बोरोदियांका में रूस के मासूम लोगों पर ढाए गए जुल्मों से पर्दा उठेगा तो बुचा की बर्बरता भी बौनी नजर आने लगेगी। यही वजह रही कि यूक्रेन के कम्युनिटीज एंड टेरिटरीज डेवलपमेंट मिनिस्टर ओलेक्सी चेनिशोव ने न्यूज़ 18 से बातचीत में पुतिन को जमकर कोसा। This is a war crime. This is not comparable with a human being. लेकिन बर्बाद इमारतों के अलावा भी हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वहां एक बांध के पास यूक्रेन की सेना एक ऑपरेशन चलाती नजर आई, जिसमें पानी के अंदर से ग्रेनेड और छोटी छोटी मिसाइलों जैसे कई हथियार निकलते दिखे। हथियार भी यूं ही पानी के अंदर नहीं फेंके गए थे, बल्कि उन्हें अच्छी तरह छिपाकर डिब्बों में पैक करके पानी में डाला गया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने बोरोदियांका से निकलने की जल्दबाजी में अपने हथियार छिपा दिए ताकि उसके युद्ध अपराध के सबूत ही न बचें। इसी वजह से यूक्रेन का मानना है कि रूस की तैयारी बोरोदियांका में और भी ज्यादा तबाही मचाने की थी, लेकिन उससे पहले ही उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि रूस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के आम लोगों को अपना निशाना बनाने से साफ इनकार कर रहा है। यूक्रेन के शहर बुचा में हुए नरसंहार पर नए और चौंकाने वाले दावे हुए हैं। यूरोप के देश लातविया से चलने वाली एक वेबसाइट ने रूसी सेना पर लगे बर्बरता के आरोपों को साबित करने के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसे ड्रोन कैमरे के जरिए 23 मार्च से 30 मार्च के बीच रिकॉर्ड किए जाने का दावा किया गया, यानी उस वक्त जब बुचा शहर पर रूसी सेना का कब्जा था। और इस वीडियो में बुचा शहर एक कब्रिस्तान बना दिखा। वहां बीच सड़क पर, सड़क किनारे, फुटपाथ पर हर तरफ शव ही शव पड़े नजर आए। एक शव तो साइकिल के साथ सड़क पर पड़ा दिखाई दिया, यानी जंग के दिन वो आदमी काम पर निकला था लेकिन कभी घर नहीं लौट पाया। हालांकि बुचा की सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें दुनिया पिछले कई दिनों से देख रही है, इसलिए इस वीडियो में कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो है इस वीडियो पर लिखी तारीख, जिसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि रूसी सैनिकों ने ही बुचा में लोगों की बेरहमी से हत्या की। और अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोनों बेटियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और इसके साथ ही रूस के 215 नागरिकों को भी बैन कर दिया गया है और 18 रूसी कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके तहत यूरोपीय संघ इनकी संपत्तियों को सीज करेगा और यूरोप के 27 देशों ने इनके घूमने जाने पर भी रोक रहेगी। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें यूक्रेन के सैनिक रूसी टैंकों से दागे गए गोलों को चकमा देते दिखाई दिए। वहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है, जिसकी ड्रोन से ली गई एक तस्वीर सामने आई, जिसमें रूस के टैंक से दागा गया एक गोला ठीक उस जगह पर गिरा जहां यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए थे। और जैसे ही वो गोला वहां गिरा, एक तेज धमाका हुआ। उस इलाके में रूसी सेना के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे थे और हमला होते ही वो भागकर उन्हीं गड्ढों में छिप गए। लेकिन टैंक से छोड़े गए गोले के फटने के तुरंत बाद गड्ढे में छिपे सैनिक तेजी से आगे बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि वहां 2 और धमाके हुए। इसके बाद गड्ढे में छिपकर रूसी टैंकों को चकमा दे रहे यूक्रेन के सैनिक वहीं दुबक गए।
तभी उनके ठीक बगल में एक और धमाका हुआ। बताया गया कि जिस जगह रूसी सेना ने हमला किया वहां यूक्रेन की सेना ने कई बंकर भी बनाए हुए थे। उधर मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए। यह श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े नेता व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की थी। ये वही नेता थे जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में गुलदस्ता दिखा, लेकिन उनके साथ चल रहे एक अधिकारी के पास परमाणु अटैक वाली अटैची दिखाई दी, जिसे देखकर यह मतलब निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी यह दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुतिन श्रद्धांजलि सभा में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर पहुंचे, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। बाद में पुतिन ने जिरिनोव्स्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में नजर आए। और यूक्रेन के शहर माकारीव को भी रूस की सेना ने अब निशाना बना दिया है और भारी बमबारी से कई कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो गए हैं और साथ ही उसके पास में बना एक चर्च भी रूस की बमबारी और मिसाइलों की चपेट में आ गया, जिससे चर्च के शीशे टूट गए। हम इस वक्त माकारीब में हैं और शुरुआत में ही हमें ये चर्च दिखाई दिया जो टूटा हुआ है रूस के हमले में। ये देखिए चर्च के ऊपर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और नीचे भी गोलियों के निशान आपको दीवार पर दिखाई देंगे। तो मकरीब एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ये छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत कम हज़ारों में लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इस पूरे इलाके को कब्जा किया रूस की सेनाओं ने पहले, क्योंकि यहाँ से वो फिर आगे की तरफ बढ़े। राजधानी कीव का जो घेरा डाला उन्होंने, इस इलाके से होकर के ही आगे की तरफ गए थे, नज़दीक तक बूचा हो या फिर इरपिन हो। तो यहाँ पर जो आपको टूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं, ये शीशे इस बात की गवाही देते हैं कि आसमान से आफत बरसी इस इलाके में। और इसके ठीक बगल में एक मिसाइल भी गिरी है जिसका डिस्ट्रक्शन, जिससे जो विध्वंस हुआ है वो आपको हम कैमरे में भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर एक मिसाइल गिरी थी घर के बीचों बीच, तो वहाँ पर पूरा जल गया है और पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो भी पूरा ध्वस्त हो गया है। चर्च के ठीक बगल में है वो। तो ऊपर से हवाई हमले के दौरान चर्च पर भी गोलीबारी हुई है, छोटी मिसाइलें इस पर भी गिरी हैं और उसके अलावा आसपास के इलाकों में भी गिरी हैं। उसके ठीक बगल में एक और दूसरा स्ट्रक्चर है, वो भी जली हुई हालत में मुझे दिख रहा था इसके पीछे, चर्च के पीछे। तो ये पूरा इलाका जो है वहाँ पर रूस की सेनाओं ने खूब कहर बरपाया है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मकरीब। बुचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए वहां पुतिन के रूसी लड़ाकों की एंट्री करवा दी गई है। ये लड़ाके भी वैगनर ग्रुप से जुड़े भाड़े के हत्यारे हैं, जो इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके कान काट लेते हैं। और यह सब होता है पुतिन के एक इशारे पर। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसी लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में सैनिकों की वर्दी में भाड़े के ये हत्यारे खार्किव के एक इलाके में डटे दिखे। उनके पास जेड निशान वाली रूसी गाड़ी नजर आई, जबकि एक दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दिए। बताया गया कि पुतिन के ये किलर इतने जल्लाद होते हैं कि कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते और हत्या करने के बाद निशानी के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाजी सेना से की जाती है। यूक्रेन ने रूस की सेना पर मारियोपोल में बर्बरता के सबूत मिटाने का आरोप लगाया। बताया गया कि रूस के कब्जे वाले इलाकों से भाग रहे लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है और आरोप है कि रूसी सेना इन लोगों को रोककर उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है, ताकि वो शहर में हुई बर्बादी और बर्बरता की तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कर सकें। यही नहीं, जिन लोगों के मोबाइल में रूसी सैनिकों को ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आरोप है कि बुचा नरसंहार मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से बेदखल किए जाने के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। खबर यह भी है कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा किए गए जुर्म के सबूत
अब भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बचने के लिए वहां के कई इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। वहां कुछ लोग अपनी गाड़ियों में तो कुछ बसों के जरिए शहर छोड़ने को मजबूर दिखे। और यूक्रेन के समर्थन में तमाम देश रूस के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जापान ने इस सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां जापान ने रूस के 8 राजदूतों को निकाल दिया है। साथ ही जापान मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। जापान रूसी कोयले के बहिष्कार की योजना बना रहा है और अब जापान रूस से कोयला मंगाना बंद करने वाला है, जिसकी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जापान की सबसे बड़ी मोटर कंपनी मित्सुबिशी ने रूस से अपना कारोबार समेट लिया है। मोटर कंपनी ने रूस में अपना प्लांट बंद करते हुए गाड़ियों का प्रोडक्शन ठप्प कर दिया। रूस ने पहली बार कबूल किया कि इस जंग में उसे भारी नुकसान हुआ और अच्छी खासी तादाद में उसके सैनिक मारे गए। इससे पहले यूक्रेन और नेटो ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े दिए थे, जिसे रूस अब तक खारिज कर रहा था। लेकिन अब खुद पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने माना कि जंग में बड़ी तादाद में उसके सैनिक जान गंवा चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कोई सटीक आंकड़ा पेश नहीं किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान सीधी लड़ाई में कई शहरों में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की सेना भारी पड़ी और छिपकर हमले कर रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कई टैंक तबाह कर दिए गए और उन पर बैठे सैनिकों को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया, जिसकी पुष्टि पुतिन के प्रवक्ता ने भी की। We have significant losses of troops and it's a huge tragedy for us. रूस ने मार्च के आखिरी हफ्ते में बताया था कि उसके 1351 सैनिक युद्ध में शहीद हो चुके हैं, जबकि करीब 4000 सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से चल रही भीषण जंग में रूसी सैनिकों के मारे जाने की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। यही बात यूक्रेन ने भी कही और इस पर उसने आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 19,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 150 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 135 हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए। दावा तो यह भी है कि यूक्रेन ने रूस के 700 टैंकों और 1800 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। उधर जंग में रूस का साथ दे रहे बेलारूस ने भी यूक्रेन में एक सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। बेलारूस ने इस जंग में अब तक रूस की सेना को सिर्फ अपनी जमीन का ही इस्तेमाल करने दिया, यानी वो सीधे सीधे इस जंग में नहीं कूदा था। लेकिन अब जो खबर आई उसने साफ कर दिया कि यूक्रेन को तबाह करने में बेलारूस का भी हाथ है, क्योंकि बेलारूस के सैनिकों ने पहली बार यूक्रेन की जमीन पर जाकर वहां हमला किया और इस बात को खुद वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने माना। उन्होंने दावा किया कि उनकी सेना ने यूक्रेन में एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया और यूक्रेन के कई सैनिकों को मार गिराया। हालांकि उन्होंने ये कदम उठाने के लिए यूक्रेन की सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। लुकाशेंको के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने बेलारूस के कई ट्रक ड्राइवरों को पकड़ लिया था, जिसके बाद बेलारूस की सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया और यूक्रेन के सैनिकों को मार गिराने के बाद ट्रक ड्राइवरों को छुड़ा लिया। Негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего. उन्होंने यूक्रेन पर किए गए इस हमले के पीछे अपने नागरिकों की जान बचाने की दलील दी। लेकिन लुकाशेंको की इस दलील को शक की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है बेलारूस हर तरह से रूस के साथ खड़ा है। उसने न सिर्फ रूस के हमले का समर्थन किया, बल्कि रूसी सेना को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल भी करने दिया, जिसकी वजह से रूस की सेना जंग की शुरुआत में बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो पाई थी, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन के साथ करीब 1100 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और इसी का फायदा उठाकर पुतिन के सैनिकों ने बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए किया। कहा जाता है कि रूसी सेना के करीब 30,000 जवान फरवरी की शुरुआत में ही सैन्य अभ्यास के बहाने वहां जमा हो गए थे और उन्होंने 24 फरवरी को बेलारूस की सीमा के पास के यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। यही नहीं, रूसी सेना को बेलारूस से महज 90 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई और उन्होंने कीव, खार्किव और चर्नीव जैसे शहरों पर जोरदार हमला बोल दिया। हालांकि बेलारूस ने हमेशा यह दावा किया कि उसकी सेना सीधे तौर पर रूसी सेना के साथ जंग में शामिल नहीं है, लेकिन बीच बीच में इस तरह की खबरें आती रहीं कि बेलारूस के सैनिक भी यूक्रेन में घुसकर जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन पहले से यह आरोप लगा रहा है कि बेलारूस के सैनिक रूसी सैनिकों की वर्दी में यूक्रेन में आकर तबाही मचा रहे हैं और रूस के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं। अब बेलारूस के राष्ट्रपति के कबूलनामे के बाद ये साबित हो गया कि यूक्रेन सच बोल रहा था। हालांकि लुकाशेंको ने यूक्रेन पर ही उकसाने का आरोप लगाया और इसे अपनी सेना का एक स्पेशल ऑपरेशन करार दिया।
और रूस भी यूक्रेन की मदद करने वाला या फिर उसके समर्थन में खड़े होने वाले देशों पर कार्रवाई कर रहा है। रूस ने मानवाधिकार के लिए काम करने वाली तमाम संस्थाओं को दफ्तर बंद कर दिए हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तरों को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही रूस में चल रहे 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को रूस की रजिस्ट्री से हटा दिया गया है। दक्षिणी रूस में पूरी ताकत झोंक रहे यूक्रेन के लिए काला सागर से लगने वाली उसकी सीमा बेहद अहम साबित हो रही है। यूक्रेन का आरोप है कि समुद्री सीमा को पूरी तरह से रोककर रूस उन्हें तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से न तो यूक्रेन तक कुछ पहुंचना आसान है और न ही यूक्रेन से बाहर जाना मुमकिन। लंदन में यूक्रेन के एक राजदूत ने यही दर्द दुनिया को बताया। We need it for humanitarian assistance to come in Ukraine, and we actually have it to allow Ukrainian experts, mostly grains, to go out. नेटो के सदस्य देशों के लिए भी यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए काला सागर का रास्ता बेहद अहम है, लेकिन रूस की घेरेबंदी ने दक्षिणी यूक्रेन को पूरी तरह अलग थलग कर दिया। रूस का पूरा जोर फिलहाल दक्षिणी यूक्रेन पर ही है, जहां काला सागर में रूस की नौसेना का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। पहले तो इसकी चाल पकड़ पाना बेहद मुश्किल है, ऊपर से ये ऐसे आधुनिक और घातक हथियारों से लैस है जो पल भर में कहीं भी तबाही मचा सकता है। खतरनाक मिसाइलों से लैस ये जहाज दुनिया का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इसीलिए फिनलैंड में लंबे वक्त से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। खासतौर पर अब तो यूक्रेन की जंग भी फिनलैंड के सामने एक मिसाल के तौर पर मौजूद है। दावा यह है कि फिनलैंड पिछले कुछ महीनों में बंकर बनाने के काम पर तेजी से लगा हुआ है। वहां पर करीब 50,000 बंकर बनाए जा चुके हैं। कोशिश यह है कि अगर जंग की नौबत आई तो फिनलैंड के आम लोगों की जान बचाई जा सके। हर बंकर काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि एक बंकर में करीब 100 लोग आसानी से रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बंकर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त यूरोप के लगभग सभी देशों में बनाए गए थे। मतलब यह है कि फिनलैंड के 50,000 बंकरों में 50 लाख लोगों को ठहराया जा सकता है, जो फिनलैंड जैसे देश के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। फिनलैंड की कुल जनसंख्या ही करीब 55 लाख के करीब, और उसकी इस तैयारी का मतलब यह है कि वो रूस से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस की सेना ने कीव के पास बुचा शहर में जो बर्बरता की थी उसके सारे रिकॉर्ड उसके पास के ही बोरोदयांका के छोटे से शहर में टूट गए हैं। बोरोदयांका पर रूस की सेना का कब्जा था, लेकिन अब उसकी सेना वहां से लौट गई है, जिसके बाद वहां एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। और यूक्रेन का दावा है कि रूस ने वहां भी आम लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोरोदयांका में भी लगातार रूसी नागरिकों रूस की सेना ने जुल्म ढाए हैं। वहां पर तमाम नागरिकों को परेशान किया गया है। इससे पहले बुचा में भी हमने देखा था नरसंहार की तस्वीरें वहां से भी सामने आई थी। लगातार कई वीडियो सामने आए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बोरोदयांका में भी जुल्म की खबरें लगातार सामने आ रही है, जहां पर रूसी सैनिकों ने नरसंहार किया। और पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अब से थोड़ी ही देर बाद अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान की संसद में कार्रवाई शुरू होनी है और इस अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग में इमरान खान की सरकार बचने की संभावना कम ही जताई जा रही है। हालांकि इमरान खान अपनी सरकार बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं और उन्होंने जनता से भी विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है, लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से एक दिन पहले इमरान खान ने देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया है। उन्होंने सीधे अमेरिका पर हमला बोलते हुए सांसदों को खरीदे जाने और उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर भारत की तारीफ की और भारत को खुददार देश बताया है। अमेरिका के डिप्लोमेट्स हमारे लोगों से मिल रहे हैं। चंद महीने पहले उन्होंने बकायदा कहा कि ये अदम एतमाद आने लगी है इमरान खान के ऊपर, और उनसे बड़ी लंबी, यानी चंद महीने पहले उनको पता था कि आ रही है अदम एतमाद। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये तो पूरा प्लान बना हुआ था, तो ये पूरी स्क्रिप्ट चल रही थी। वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है।
उधर इस अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान में अटकलों से माहौल गर्म है और खबर है कि सरकार गिरने के हालात में इमरान ने प्लान बी का काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अगर इमरान की कुर्सी छिनती है तो वो नई सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर सकते हैं और इसके लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान के हर जिले और तहसील में जनसभाएं करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही इमरान खान का प्लान है कि अगले चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ और वफादार नेताओं को ही चुनाव का टिकट दिया जाए ताकि सांसदों को खरीदे जाने का खतरा ना हो और साथ ही खुद इमरान खान लोगों के बीच जाएंगे और उनकी अपनी सरकार के खिलाफ रची गई साजिश की जानकारी देंगे। वहीं श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच सरकार विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गए हैं। देश में आपातकाल हटाने के ऐलान के बाद एक तरफ जनता सड़कों पर है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी हुई है। सड़कों पर हर तरफ लोग हाथों में पोस्टर लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने भी जनता को बड़ा झटका दिया है और ब्याज दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया। एक ओर श्रीलंका का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के लोगों का जो कि इस आर्थिक संकट से महीनों से जूझ रहे हैं, उनके सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। महीनों तक लाइनों में लगने के बाद, चाहे वो पेट्रोल की लाइन हो, चाहे वो दूध के लिए लाइन हो, चाहे वो अनाज के लिए लाइन हो, उन लंबी लंबी कतारों में लगने के बाद अब लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। आए दिन यहाँ पर चाहे वो कोलंबो हो, चाहे गौल हो, चाहे कालुत्रा हो, देश के कई सारे इलाकों में हर दिन कई सारे प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। फिलहाल हम कोलंबो में प्रधानमंत्री निवास के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस पूरे जंक्शन को प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पे वो मौजूद हैं, उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं हों, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, महिलाएं, बच्चे, सभी यहाँ पे शामिल हैं और इनके हाथ में जो प्लकार्ड्स हैं, जो तख्तियाँ हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। मेक श्रीलंका लिवेबल अगेन, फिक्स दिस बिफोर यू लीव, गो होम गोटा। ये जो मैसेज है, ये संदेश जो है वो राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के लिए है। स्टॉप करप्शन, भ्रष्टाचार के बारे में लोग बात कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। और श्रीलंका में एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता रोजमर्रा के सामान के लिए मोहताज है। जरूरत का सामान महंगे दामों पर खरीदने के लिए भी लोग घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। श्रीलंका में एक दूध की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखी। श्रीलंका में इस वक्त लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आप दूध के लिए लाइन देख सकते हैं, ये फ्रेश मिल्क के लिए लाइन है, क्योंकि पहले यहाँ पर स्टॉक नहीं था और जैसे ही स्टॉक आया है, आप देखिए कितनी लंबी ये लाइन है। इन लोगों को 1 से 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है दूध के लिए और दूध के प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई हैं। आप समझिए कि 1 लीटर दूध लगभग आपको 1500 रुपए में मिलेगा। व्हाट्स द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क? 1 liter, 400 ग्राम is 625. 400 ग्राम is 625। तो आप अंदाजा लगाइए कि 400 ग्राम दूध 625 रुपए का है। अगर आप 1 लीटर खरीदते हैं तो लगभग 1500 रुपए आपको दूध के लिए चुकाने पड़ेंगे। महंगाई आसमान छू रही है, आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वेटिंग हियर? About 1 hour. 1 hour. For fresh milk? Fresh milk. Prices are high? Prices high. 625 1 packet. 1 packet. It's of 400 gram. 400 ग्राम।